हेलो एवरीवन। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फोर्थ लेक्चर है और इस क्लास में हम लोग एरर्स इन मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और ये भी जानेंगे कि कितने टाइप के एरर्स होते हैं, उस एरर को कैसे रिमूव करेंगे और उनके मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट मेड विथ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दैट मीन्स कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसी से हम लोग ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं और उसका रिजल्ट लेते हैं। किससे? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ही ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, उनके डायमेंशंस मेजर करते हैं। हो सकता है वेट मेजर कर रहे हो सकता है टेम्परेचर मेजर करें, कोई भी टाइप का मेजरमेंट, एनी टाइप ऑफ मेजरमेंट कैन मेड विथ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट and that measuring instrument contains some degree of uncertainty। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसी वही कुछ अनसर्टेनिटी कंटेन करके रखता है, अनसर्टेनिटी उसमें कंटेन रहता है, एंड दैट अनसर्टेनिटी इज रिफर्ड एज टू एन एरर। और इसी अनसर्टेनिटी को क्या बोल दे रहे हैं? एरर्स बोल दे रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट में अनसर्टेनिटी को एरर बोल रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज को। मेजरमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसी के अंदर अनसर्टेनिटी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं, राइट। अब ये अनसर्टेनिटी कैसा है, अनसर्टेनिटी दिखेगा कैसे? तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हम लोग कभी भी मार्केट जाते हैं तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक बैलेंस रखा रहता है। मार्केट में वेट मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक वेट मशीन रखा रहता है। उस इलेक्ट्रिक वेट मशीन को देखोगे कि उसके ऊपर कोई भी मेजरिंग ऑब्जेक्ट नहीं रखा हो, तब भी वो कोई ना कोई रीडिंग शो करते ही रहता है, अराउंड 0.05 ही ग्राम क्यों ना हो। ये कुछ इस तरीके से नंबर शो कर रहा होता है, जबकि उसके ऊपर कोई भी मेजरिंग ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, फिर भी वो नंबर शो कर रहा है। दैट मीन्स इट इज एन अनसर्टेनिटी। इसी को हम लोग अनसर्टेनिटी बोलते हैं। और इस अनसर्टेनिटी का बहुत सारा रीजन है, बहुत सारे सोर्सेज हैं कि किस वजह से अनसर्टेनिटी आ रहा है। इसके सोर्सेज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि हम लोग जो वेट मशीन लिए हैं वो हो सकता है रॉन्ग कैलिब्रेटेड हो, उसका जो रीडिंग लेने का जो प्रोसेस है उसी में ही डिफॉल्ट हो, ये भी हो सकता है ना। या फिर हम लोगों का जो ह्यूमन मेड एरर्स है उसमें भी इन्वॉल्व हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि फैन चल रहा है, बहुत तेजी से फैन चल रहा है और इलेक्ट्रिक वेट मशीन रखा है, तो उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, इस वजह से हो सकता है रीडिंग शो कर रहा हो। तो यही जो अनसर्टेनिटीज है, जो इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट की वजह से हो सकता है या फिर ह्यूमन मेड हो सकता है, इसी को हम लोग एरर के नाम से जानते हैं। ओके, तो नोट फर्स्ट, इसमें दो नोट है, इसको ध्यान से देखते हैं। एरर डज नॉट मीन मिस्टेक। एरर का मतलब मिस्टेक नहीं है। एरर का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी को बताता है एरर, या फिर डेविएशन इन इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है डेविएशन इन इंस्ट्रूमेंट आ जाए, इंस्ट्रूमेंट ही डेविएट रहे, तब उसको हम लोग एरर बोलते हैं, वो मिस्टेक नहीं है, राइट। सेकेंड पॉइंट, errors are inherent limitation of measuring process। ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। एरर्स जो होगा वो इनहेरेंट लिमिटेशन के फॉर्म पे आता है। किस प्रोसेस में? मेजरिंग के प्रोसेस में। मतलब हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे, डायमेंशंस मेजर करेंगे या फिर कोई भी पैरामीटर को मेजर करेंगे, उसमें हमेशा इनहेरेंटली एरर्स रहेंगे ही। एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी है। अगर आप मेजर कर रहे हो किसी चीज को तो आप मोर प्रिसाइजली, मोर एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद उसमें लिमिट आ जाता है कि इससे आगे का मेजरमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, राइट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक एप्पल है, राइट। एप्पल है और एप्पल को आप
इलेक्ट्रिक वेट मशीन से मेजर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेट मशीन से मेजर कर रहे हैं, और ये विंडो है जिसमें रीडिंग शो होता है। इस एप्पल का जो वेट है वो 11.53 ग्राम शो हो रहा है। सपोज ये एप्पल का जो वेट है वो इस रीडिंग पे 11.53 ग्राम शो हो रहा है। तो आप बता सकते हो क्या ये एक्चुअल में इतना ही वैल्यू रहेगा? एक्चुअल में 11.53 ही रहेगा ग्राम में, या फिर इसके आगे की भी कहानी रहेगी, आगे भी डिजिट रहेंगे? इसके आगे और डिजिट पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक वेट मशीन से इस डेसिमल के 2 डिजिट तक ही मेजर हो पा रहा है, क्योंकि ये इसी का क्या है, लिमिट है, इस इंस्ट्रूमेंट का लिमिट है। जो मैन्युफैक्चर है वो इस लिमिट तक इसको बनाया है कि आप डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर कर सकते हो। लेकिन इसको और प्रिसाइजली मेजर करोगे तब पता चलेगा कि इसके पीछे और भी नंबर्स हैं, और भी नंबर्स हैं। तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक वेट मशीन में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो एक लिमिट आ रहा है, इनहेरेंट लिमिट आ रहा है, जो कि एक एरर के फॉर्म पे। ओके, ठीक। So we can say that error is the uncertainty or deviation in measured value from the true value due to the limitation of the measuring instrument or measuring process। इसका मतलब क्या है कि एरर का एक सिंपल सा मतलब है ट्रू वैल्यू से जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना डेविएट हुआ है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं एप्पल कंसीडर किया हूं, एप्पल को ही कंसीडर करते हैं, और इसको बहुत ही प्रिसाइजली मेजर किया गया है। इस एप्पल को बहुत ही प्रिसाइजली मेजर किया गया है, और इसके लिए एक ट्रू वैल्यू जो लेबोरेटरीज में मेजर हुआ है तो उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं। इस एप्पल का वेट का ट्रू वैल्यू, इस एप्पल के वेट का ट्रू वैल्यू 11.375 ग्राम है। ये है ट्रू वैल्यू, इसको अभी के लिए ट्रू वैल्यू समझते हैं। लेकिन जैसे ये मार्केट में आता है, और मार्केट में हम लोगों के पास जो अवेलेबल इलेक्ट्रिक वेट मशीन है उससे अगर इसको मेजर करें एप्पल को, तो ये नंबर शो हो रहा है, इसका वेट 11.537 ग्राम। ओके, अब यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है मेजर्ड वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये मेजर्ड वैल्यू है, और ये है इसका ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है, जो डेविएशन आ रहा है, वही डेविएशन एरर के फॉर्म पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में डिफरेंस है, डेविएशन है, और इसी डेविएशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एरर बोल रहे हैं, राइट। सो एरर इज द अनसर्टेनिटी और डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू from the true value due to the limitation of measuring instrument or measuring process। यहां पे 2 वर्ड लिखा हुआ है, एक है measuring instrument और एक है measuring process। तो ये एरर का जो सोर्स है वो 2 तरीके का सोर्स है। एक तो ये हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट जो होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसी में ही कुछ प्रॉब्लम हो, है ना, उसी के रिजल्यूशन में प्रॉब्लम हो, वो ज्यादा वैल्यू तक रीडिंग नहीं दे रहे हैं डेसिमल के बाद। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करता है, बट इंसान का ही मेजरिंग प्रोसेस गलत हो जाए तब भी वो एरर आता है, तब भी वो डेविएशन आता है, अनसर्टेनिटी आ ही जाता है। तो जरूरी ये है कि हम एक हायर रिजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट चूज करें और सही प्रोसेस को फॉलो करते हुए मेजर करें, तब जाकर के हमारा जो रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं ट्रू वैल्यू के करीब रहेगा, मतलब अप्रॉक्स ट्रू वैल्यू के इक्विवेलेंट रहेगा, राइट। तो इस तरीके से एरर को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। एक बात और जानना जरूरी है
कि एरर्स कंप्लीटली रिमूव नहीं हो सकता, है ना। एरर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एरर कंप्लीटली जीरो कर देना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। एक ह्यूमन बीइंग का भी एक लिमिटेशन है कि आप बहुत ज्यादा प्रिसाइजली, बहुत ज्यादा रिजोल्यूशन के साथ मेजरिंग प्रोसेस नहीं कर सकते, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का भी लिमिट आ जाता है कि इससे आगे का जो मेजरमेंट होगा वो डाउटफुल रहेगा। इस वजह से एरर क्या होता है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग प्रोसेस होता है। क्लियर है यहां तक? ओके। अब एरर को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे, नेक्स्ट में हम एरर को क्लासिफाइड करेंगे। The errors in the measurement can be broadly classified as a systematic errors and random errors. तो कौन कौन से पार्ट में एरर्स को क्लासिफाइड किए हैं? सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर फर्स्ट पार्ट है एंड सेकेंड पार्ट इज अ रैंडम एरर। तो दोनों को एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे कि सिस्टमैटिक एरर्स होते क्या है और रैंडम एरर्स क्या होते हैं, राइट। सो सिस्टमैटिक एरर यहां पे देखोगे तो सिस्टमैटिक एरर के बारे में आपको दिखेगा। सिस्टमैटिक एरर इज द एरर दैट अकर्स ड्यू टू द डिफेक्ट इन द मेजरिंग डिवाइस। मतलब कि सिस्टमैटिक एरर तभी आता है जब मेजरिंग डिवाइस में ही डिफेक्ट हो, या फिर इम्प्रॉपर मेथड ऑफ द मेजरमेंट। पहला बात क्या है? डिफेक्ट इन द मेजरिंग, डिफेक्ट इन डिवाइस, जो मेजरिंग डिवाइस है उसी में ही डिफेक्ट हो जाए, या फिर इम्प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ मेजरमेंट रहे, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ मेजरमेंट, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में क्या क्या आएगा? सिस्टमैटिक एरर इज द एरर दैट occurs due to the defect in the measuring device or improper method of the measurement। या तो आप गलत तरीके से मेजरमेंट कर रहे हैं या फिर आपके इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही डिफेक्ट हो, तब उसको सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? ओके। तो इसके कुछ सोर्सेज हैं, इसके भी सोर्सेज है। सिस्टमैटिक एरर के अगेन आपको सोर्सेज मिलेंगे, और यहां पे मेनली थ्री सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया गया है। तो जो फर्स्ट सोर्स है सिस्टमैटिक एरर्स का, जो फर्स्ट सोर्स है वो सोर्स है इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। फर्स्ट सोर्स ऑफ द सिस्टमैटिक एरर्स इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब आप समझ गए होंगे, दैट अराइजेस फ्रॉम द एरर ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिजाइन, इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो इम्परफेक्ट डिजाइन हो जाए कोई इंस्ट्रूमेंट, या फिर रॉन्ग कैलिब्रेटेड हो जाए, तो बिल्कुल वो रीडिंग गलत देगा, है ना। जैसे कि मीटर स्केल होता है, आप लोग देखते हैं कि ये मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूं, ये एक मीटर स्केल है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक एक जो लाइन है वो इक्वी स्पेस्ड है। इक्वी स्पेस्ड का मतलब है एक लाइन दूसरे लाइन से बराबर बराबर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कोई भी देखे, अगर इस सर्कुलर स्केल को भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक लाइन दूसरे लाइन से जितना स्पेस पे रखा हुआ है, तीसरा लाइन भी उतना ही स्पेस पे रखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं गुड कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत ही अच्छे से कैलिब्रेटेड है। लेकिन कई बार मैन्युफैक्चरर ऐसा गलती कर जाते हैं कि इनका जो स्केलिंग है वो प्रॉपर नहीं होता। हो सकता है कि कुछ रीडिंग जो है, कुछ लाइन जो है वो मिसिंग रहे, तो उस वजह से अगर आप रीडिंग लोगे तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट थोड़ा डेविएट होगा। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है।
तो ये जो तरीके का आप स्केल देख पा रहे हो वो गुड कैलिब्रेटेड है, बहुत अच्छे से कैलिब्रेट हो रखा है। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही आपको देखने को मिले। अगर आप मार्केट से स्केल खरीदते हो, प्लास्टिक वाला स्केल, तो हो सकता है वो कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा भी हो, कहीं से ब्रेक हो जाए या आपसे ही ब्रेक हो जाए, होता है, या फिर घिस जाए कहीं से। तो आप उससे एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं खींच सकते, स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ होना मुश्किल हो जाता है, कई बार उबड़ खाबड़ हो जाता है। तो इस वजह से आप एक स्ट्रेट लाइन जब प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर सकते तो उससे मेजरमेंट भी नहीं कर सकते। उसमें अगर आप मेजरमेंट करोगे तो बिल्कुल मिलीमीटर के ऑर्डर में आपको एरर शो होगा। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहां से आता है? ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिजाइन या फिर रॉन्ग कैलिब्रेशन, द कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये दो तरीके से इंस्ट्रूमेंटल एरर आते हैं और यही इंस्ट्रूमेंटल एरर पहला सोर्स है सिस्टमेटिक एरर्स का। ओके, सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड रीजन है सिस्टमेटिक एरर का, वो ये है इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। आप क्या कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप गलत तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि किसी भी इंसान को अगर फीवर हो जाता है, तो फीवर होता है तो क्या करना पड़ता है? रीडिंग लेना पड़ता है। किस चीज का रीडिंग लेते हैं? टेम्परेचर का रीडिंग लेते हैं। फिर किससे लेते हैं? थर्मोमीटर से लेते हैं, है ना। थर्मोमीटर से हम लोग इंसानी बॉडी का, जो इंसानी शरीर है, उसका टेम्परेचर हम लोग निकालते हैं। तो अब आपका टेक्निक क्या है? उस एक्सपेरिमेंट को, टेम्परेचर मेजरमेंट का जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का क्या प्रोसेस है? तो आप बोलेंगे कि हम लोग एक थर्मोमीटर लेंगे, है ना, फ़ारेनहाइट स्केल का, और उसको हम लोग अपने मुंह में, माउथ में ऐसे दबा लेंगे, टंग के नीचे दबा लेंगे, और फिर वो बीप का साउंड देगा तो उसके बाद निकाल करके टेम्परेचर रीडिंग कर लेंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, प्रोसीजर है, बिल्कुल ये। लेकिन क्या इस टेक्निक से, इस प्रोसीजर से आपको करेक्ट वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने गलत प्रोसीजर फॉलो किया है ना। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर माउथ में रख करके या फिर आर्म पीट में दबा करके अगर टेम्परेचर मेजर करोगे तो डेफिनेटली वो टेम्परेचर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 1 और 2 डिग्री लेस रहेगा, कम रहेगा। क्यों? क्योंकि माउथ का इन्वायरमेंट अलग है, सलाइवाज है वहां पे, और आर्म पीट का भी जो टेम्परेचर है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कम ही रहता है। तो आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया टेम्परेचर मेजरमेंट करने का, वो गलत टेक्निक यूज किया है। ठीक है, तो इसका सही टेक्निक क्या है, सही प्रोसीजर क्या है? तो अगर किसी के बॉडी का आपको टेम्परेचर लेना है तो वो टेम्परेचर आपको कैसे लेना पड़ेगा? रेक्टल में थर्मोमीटर को डाल करके लेना पड़ेगा। अब रेक्टल का मतलब क्या है? रेक्टल का मतलब ये है, जनरली रेक्टम से समझते हैं इसको, विच इज अ फाइनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जस्ट बिफोर द एनस, राइट। जो एनस के जस्ट पहले लार्ज इंटेस्टाइन में जो रहता है पॉइंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टल बोलते हैं। एनस के अंदर वाला पार्ट जो होता है वो होता है सही मेजरमेंट करने का तरीका। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा डेलिकेट है और जनरली ये बेबीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। मतलब बेबीज बहुत ही क्रिटिकल रहता है ना उस टाइम पे, कि बेबीज को अगर फीवर हो गया तो उसका सही टेम्परेचर जानना जरूरी होता है। तो थर्मोमीटर को एनस में बहुत ही आप ये समझ सकते हो कि सावधानी से आपको प्लेस करना पड़ता है, और वो एक डॉक्टर ही कर सकते हैं। इस तरीके का प्रोसेस बहुत डेलिकेट होता है। जो क्रिटिकल केयर पेशेंट होता है तो उनका भी टेम्परेचर उसी तरीके से मेजर करते हैं। आर्मपिट या फिर माउथ में थर्मोमीटर डाल करके हम लोग मेजर नहीं करते, डॉक्टर्स ये प्रीफर ही नहीं करते, क्योंकि उनको एग्जैक्ट मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पता होना चाहिए, तभी वो आगे का प्रोसेस जो उनको चाहे वो सर्जरी परफॉर्म करना हो या चाहे इंजेक्शन देना पड़े,
तो उसके लिए उनको जानना जरूरी हो जाता है कि कितना टेम्परेचर ज्यादा है या कम है या सही है, ये जानना जरूरी हो जाता है आगे के मेडिसिन के लिए। ओके, नाउ द थर्ड सोर्स, पर्सनल एरर। ये थर्ड सोर्स है जो पर्सनल एरर में आ रहा है और यही सिस्टमेटिक एरर का थर्ड सोर्स है। ये पर्सनल एरर का मतलब क्या है? जो हमसे गलती होती है, जो हमारे जो इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस की वजह से आता है। जब हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी रीडिंग को, तो हो सकता है हम लोग बायस्ड हो जाएं, या फिर हो सकता है हमारा जो ध्यान है वो कहीं और रहे, हो सकता है हमारा जो माइंड है उसमें कुछ अलग तरीके का आइडियाज चल रहे हो, जिससे हम लोग प्रॉपर रीडिंग नहीं लेते। कई बार ऐसा होता है। तो पर्सनल एरर दैट अराइजेस ड्यू टू द इंडिविजुअल बायस, lack of proper setting of apparatus or individuals carelessness in the taking observation without observing proper precautions। ये जो थर्ड सोर्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना हो, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को फॉलो करना पड़े, तो उस टाइम पे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑपरेटस है, जो डिवाइस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, वो सही से सेट है या नहीं है, और बहुत ही ज्यादा केयरफुल और बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होकर के रीडिंग लेना पड़ेगा। और भी जो प्रिकॉशंस होते हैं, उन सारे प्रिकॉशंस को अगर हम लोग फॉलो करें तो हमारा रीडिंग, हमारा जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो नियर ट्रू वैल्यू होने का चांस बढ़ जाता है। यहां तक क्लियर है? ओके। अब द सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। सिस्टमेटिक एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो। सिस्टमेटिक एरर का मतलब तो आप समझ रहे हो, सिस्टम से जो गलती हो, या फिर जो इंसान से गलती हो, या फिर जो मेजरिंग प्रोसेस है उससे गलती हो। तो इन तीनों को तो हम सुधार ही सकते हैं। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? बाय इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। हम अपने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को इंप्रूव कर सकते हैं। फिर सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, हम एक अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? रिमूविंग पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल। हम अपने पर्सनल बायसनेस है उसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई रीडिंग ले रहे हैं तो बिल्कुल हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट से ही आगे की दुनिया चलती है। जैसे हर चीज मेजरमेंट में है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है आपके आसपास में जो मेजरमेंट ना हुआ हो। आप कोई भी चीज खरीद लो, चाहे आप पेट्रोल डलवा लो, चाहे एक पाइप खरीद लो, चाहे वायर खरीद लो, चाहे एक पेन खरीद लो, आप उसमें भी मेजरमेंट को ही देखेंगे, उस वैल्यू को देखेंगे जो उसमें लिखा रहेगा। आप पेन खरीदते हो तो क्या देखते हो कि कितने एमएम का नीब है, पेन का जो नीब है वो कितने एमएम का है। तो आप देखते हो 0.5 mm, 0.7 mm। 0.5 mm का नीब बहुत ही फाइन चलता है, वो देखने पे पता चलता है, आप चलाओगे भी नहीं, और उसका जो रिजल्ट है जो प्रिंटेड रहता है पेन के ऊपर, और उसके ऊपर लिखा है 0.5 mm, तो आप पेन को बिना चलाए, बिना लिखे आप बता सकते हो कि ये पेन फाइन है, बहुत ही पतला चलेगा। 0.7 आप बताते हो कि ये मीडियम है, लिखने लायक है, अच्छे से इसको इसमें लिख सकते हैं। और वही पेन का नीब अगर 1.0 mm का हो जाए तब आप समझते हैं कि ये काफी ज्यादा डार्क और मोटा चलने वाला पेन, बहुत ज्यादा थिक राइटिंग होगा इससे। तो रीडिंग बहुत जरूरी है, और अगर हमको गलत रीडिंग दिया जाए, गलत वैल्यू दिया जाए, तो हमारा जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे बोलते हैं स्क्रू का जो टाइप है वो भी मेजरमेंट नहीं आता है। आप बोल रहे हो कि मेरे को 5 mm का एक स्क्रू चाहिए, नट बोल्ट चाहिए, और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो जिससे आपको पता चल रहा है कि ये 5 mm नहीं है, ये 4 mm है। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। अब उस जो स्क्रू है, जो नट बोल्ट है, उसको आप 5 mm करके लेकर के आए हो और वो फिट ही नहीं हो रहा है, तो फिर इससे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा ना। तो एरर्स को मिनिमाइज करना जरूरी है, और ये मिनिमाइज हो जाता है। और रीडिंग इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग आगे का जिंदगी अच्छे से जी सके, है ना। ये तो गलत सलत बताओगे तो कैसे चलेगा। वैसे ही अगर रिजल्ट आता है आपका तो आप गलत सलत बताओगे तो थोड़ी ना चलेगा, कहीं ना कहीं तो पता चल ही जाएगा ना।
होता है कि नहीं होता है? जैसे किसी का मार्क्स आ रहा है फिजिक्स में 70 में आ गया, मान के चलो 30, और वो बता रहा है सबको 60, तो एक्चुअली वो रिजल्ट को गलत बता रहा है, रीडिंग जो आया है उसको नहीं बता रहा है, छुपा रहा है। इससे उसको प्रॉब्लम हो गया, हमको प्रॉब्लम होगा। आप बोलेंगे कि जो बता रहा है गलत उसको प्रॉब्लम होगा, नहीं, सभी को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसने गलत बताया, हमने मान लिया, हमने 4 लोगों को बताया, उसने भी मान लिया, बाद में पता चल रहा है कि नहीं, ये सब चीजें जो है बातें वो गलत बात। तो इससे हम सब हर्ट होंगे ना, कि हमसे झूठ बोला गया है, नंबर्स को छुपाया गया है। तो इस तरीके का जो रीडिंग आएगा तो उसको किसी से छुपाना नहीं है, प्रिंट कर देना है। जैसे पेन में लिखा रहता है निब साइज, जैसे कि वायर का जो गेज रहता है, कितना थिक वायर है, उसका भी रीडिंग लिखा रहता है ना। शैम्पू का बॉटल खरीदोगे तो उसमें भी लिखा रहता है कि कितना ml शैम्पू है। अगर कोई 60 के जगह 30 बोल दे या 30 के जगह 60 बोल दे, तब तो सब गड़बड़ हो गया ना, मार्केट ही चौपट हो जाएगा, आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा पर्टिकुलर शैम्पू से। फिर आते हैं सेकेंड टाइप के एरर में। पहला एरर तो आपने समझ लिया, सिस्टमैटिक एरर। सेकेंड एरर इज रैंडम एरर, ये है रैंडम एरर्स। अब ये रैंडम एरर्स कैसे आएंगे? रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर इरेगुलरली, मतलब ये और गजब का एरर है कि ये इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब फ्लक्चुएशन टाइप का कुछ है, अचानक से फ्लक्चुएट हो गया वैल्यूज, एंड हेंस आर रैंडम विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एंड साइन। ये मैग्नीट्यूड और साइन के रिस्पेक्ट में क्या है? रैंडम। मैग्नीट्यूड एक बार पॉजिटिव भी हो सकता है, एक बार नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो इस तरीके का जो एरर है वो रैंडम एरर होगा। They are caused by unpredictable fluctuations in experimental conditions. ये क्या हो रहा है? They are caused by unpredictable fluctuation in experimental condition like temperature, pressure, voltage supply, etc. are due to the personal error by the observer, like reaction time in starting or stopping the stopwatch. तो यहां से आप समझ पा रहे हो कि जो रैंडम एरर है वो काफी अलग टाइप का एरर है। इसमें फ्लक्चुएशंस आ रहा है, अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस है इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। जैसे कि आप करंट मेजर कर रहे हैं, मान के चलो आप वोल्टेज और करंट दोनों को मेजर कर रहे हैं, घर में जो सप्लाई हो रहा है वोल्टेज का उसको आप एक वोल्ट मीटर लिए और उससे मेजर कर रहे हैं। अचानक से वोल्टेज बढ़ गया, अचानक से वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ये कैसे हो रहा है? फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है। अचानक से रीडिंग 0 के नीचे आ गया, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है। ये एक्सपेरिमेंट करते करते ऐसा हो जाता है। जैसे कहीं पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, विंडो खुला है, अचानक से एयर उस विंडो से क्रॉस हो गया, अंदर आने लगा, और आपका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो बिखर गया। ये भी हो सकता है ना। टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, डीजल इंजन कितना माइलेज देता है ना, डीजल इंजन कितना माइलेज दे रहा है, उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते वो इंजन ही गर्म हो गया, टेम्परेचर उस इंजन का बढ़ गया, और इस वजह से टेम्परेचर के बढ़ने से पूरा का पूरा इन्वायरमेंट उसका क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। जो माइलेज टेस्ट कर रहे हैं डीजल इंजन का वो डिस्टर्ब हो गया, किसके वजह से? टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन की वजह से। तो इस टाइप का जो एरर्स आएगा उसको हम लोग रैंडम एरर की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक और पॉइंट आपको ध्यान देना है, ड्यू टू पर्सनल एरर बाय द ऑब्जर्वर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ही गलती हो जाए। जैसे कि क्या होगा? जैसे कि कोई रेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं मैदान में, और आप हाथ में स्टॉप वॉच पकड़ के रखे हो, लेकिन आपका रिएक्शन टाइम बहुत खराब है। जब सीटी बजती है तब तक आपका स्टॉप वॉच चालू नहीं हुआ रहता, फिर दूसरा सीटी बजता है तब तक आपका स्टॉप वॉच बंद नहीं हुआ रहता। दोनों हो सकता है कि आप सीटी जैसी पड़ रही है उसी टाइम पे आपको स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना होता है, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, जो रिएक्शन टाइम है वो स्लो है। तो ये भी हो सकता है। तो इसमें पर्सनल एरर भी इन्वॉल्व होता है रैंडम एरर में। पर्सनल एरर सिस्टमैटिक एरर में भी होता है और पर्सनल एरर रैंडम एरर में भी होता है, ठीक है। तो पर्सनल एरर दोनों में ही देखा जाता है, रैंडम एरर हो या फिर सिस्टमैटिक एरर।
तो इसके भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, दीज एरर डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न। इसका कोई पैटर्न नहीं है, ये इरेगुलर है, ये कहीं पे भी अचानक से फ्लक्चुएट कर जाता है। तो दीज एरर, दैट मीन्स द random errors do not follow any pattern and can vary from one measurement to another measurement। मतलब आप कुछ एक और मेजरमेंट कर रहे हो और वही फ्लक्चुएशन दूसरे मेजरमेंट पे भी हो गया, तो ये कंप्लीटली रैंडम है ना। सेकेंड, रैंडम एरर्स आर इक्वली लाइकली टू बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये इक्वली लाइकली का मतलब क्या है? रैंडम एरर क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है और उतना ही चांस है कि वो निगेटिव भी हो जाए, है ना। जो इंडिकेटर है वो उतना ही ये है कि एक बार हो सकता है कि वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए पॉजिटिव में, और हो सकता है दूसरे बार वोल्टेज निगेटिव में चला जाए, मतलब बहुत लो हो जाए। तो इस तरीके का क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली बोलते हैं, इक्वली लाइकली टू पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड, they lead to scattered in measurement value around the mean value। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस भी आता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको समझना है मैथमेटिक्स के फॉर्म पे। क्या बोल रहे हैं इसमें? इसमें ये बोला गया है कि जो मेजरमेंट है रैंडम एरर का, जो एरर्स आते हैं वो क्या होते हैं, स्केटर्ड हो जाते हैं। किसके अबाउट? मीन वैल्यू के अबाउट। अब देखते हैं हम लोग मीन वैल्यू। मीन वैल्यू अगर एक मेजरमेंट है, सपोज बहुत सारे मेजर करने के बाद उसका मीन निकालिए, पहला रीडिंग लिए, दूसरे बार रीडिंग लिए, तीसरे बार रीडिंग लिए और सभी का मीन वैल्यू निकाल करके हमारा एक आंसर आया 5। ये है मीन वैल्यू। इसको थोड़ी देर बाद और समझाऊंगा मैथमेटिकली, अभी इतना मान के चलो। 5 है मीन वैल्यू। तो इसमें अगर रैंडम एरर आएगा तो ये 5 के अबाउट ही आएगा। मतलब हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो 4.993 आए, या फिर एक बार हो सकता है कि ये आंसर आपका 5.113 आए। तो ये जो 5 मीन वैल्यू है उसी के अबाउट आ रहा है, मतलब उसी के आसपास आ रहा है, स्केटर्ड हो जा रहा है, 5 के आसपास स्केटर्ड हो जा रहा है। जो रीडिंग से कुछ रीडिंग 4 में होंगे और कुछ रीडिंग 5 में होंगे, ठीक है। तो इसी को बोल रहे हैं दे लीड टू स्केटर्ड इन मेजरमेंट रिजल्ट अराउंड द मीन वैल्यू। क्लियर है यहां तक? एंड फोर्थ पॉइंट, पर्सनल बायस, इन्वायरमेंटल चेंज एंड इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू द रैंडम एरर। पर्सनल बायस हो गया, इन्वायरमेंटल चेंज हो गया, इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन हो गया, ये सब के सब मिल करके रैंडम एरर में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो अब यहां पे बात आती है कि रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज करेंगे, है ना। रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज करेंगे, इस बारे में बात करते हैं। टू रिड्यूस रैंडम एरर्स टेक मल्टीपल मेजर। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको रैंडम एरर को मिनिमाइज करना है तो आपको मल्टीपल मेजरमेंट लेना पड़ेगा, एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल मेजरमेंट लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, यूज द मीन वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। अब क्या करना है, मीन वैल्यू को रिजल्ट के फॉर्म पे यूज करना है। दिस हेल्प एवरेज आउट द रैंडम फ्लक्चुएशन। और ये आपको रैंडम फ्लक्चुएशन के बारे में, मतलब रैंडम फ्लक्चुएशन को एक टाइप का ट्रू वैल्यू के आसपास बना के दिखाएगा, है ना। इस तरीके से अगर बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है रिजल्ट में, एक बार अलग वैल्यू आ रहा है, दूसरे बार अलग वैल्यू आ रहा है, तीसरे बार और अलग वैल्यू आ रहा है, तो आप क्या करो, उसको मीन कर लो, उसका एवरेज ले लो, और एवरेज लेकर के आप बता सकते हो कि दिस इज अ नियर ट्रू वैल्यू। मतलब ये जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू नहीं है बट नियर टू ट्रू वैल्यू है, क्योंकि फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा हो रहा है इसलिए अपने को क्या लेना पड़ा, मीन वैल्यू लेना पड़ा, ठीक है। ओके, अब इसको देख रहे हैं लिस्ट काउंट एरर। ये जो एरर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, लिस्ट काउंट एरर। न्यूमेरिकल करने के लिए हम लोग लिस्ट काउंट एरर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। लिस्ट काउंट एरर, तो पहले जानना पड़ेगा कि लिस्ट काउंट क्या होता है ना। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। क्या बोल रहे हैं,
द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप कितना स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर कर सकते हो, है ना, कम से कम कितना स्मॉल वैल्यू मेजर कर सकते हो, वो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। जैसे कि आपका जो स्केल होता है, मीटर स्केल होता है, मीटर स्केल में आप स्मॉल से स्मॉल कितना लेंथ को मेजर कर सकते हो, तो आप बोलोगे कि सर मिलीमीटर को मेजर कर सकते हैं। तो मिलीमीटर से नीचे को तो मेजर नहीं कर सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो स्केल का लिस्ट काउंट ही 1 mm है, और इसीलिए 1 mm से स्मॉल वैल्यू को काउंट नहीं कर सकते। मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गया? 1 mm। सो 1 mm इज अ लिस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल। ठीक है, ओके। तो लिस्ट काउंट तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होगा दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। अब एरर क्या होगा? लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विथ रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन से रिलेटेड होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट कितना रिजॉल्व कर सकता है, वही उसका क्या रहेगा? लिस्ट काउंट एरर होगा। इसका एग्जांपल अगर बात करें कि 1 मीटर स्केल, 1 मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना मेजर कर सकता है? 1 mm। 1 mm को ये मेजर कर सकता है, स्मॉलेस्ट लेंथ 1 mm मेजर करेगा 1 मीटर स्केल। 1 मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होगा, मतलब ये 1 मिलीमीटर वैल्यू तक मेजर कर सकता है, और यही स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको मीटर स्केल मेजर करता है। फिर आते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, राइट। अब वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? मीटर स्केल से ज्यादा प्रिसाइज होता है। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? मीटर स्केल से ज्यादा प्रिसाइज होता है। क्यों प्रिसाइज होता है? बिकॉज इसका जो लिस्ट काउंट है वो क्या है? 0.1 mm है। कितना है? 0.1 mm। तो स्मॉलेस्ट मतलब 1 mm से भी छोटा वैल्यू, छोटा लेंथ का जो वैल्यू होगा उसको मेजर कौन करेगा? लिस्ट काउंट। दैट मींस 0.1 mm। अगर इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आपको पता चलेगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना वैल्यू तक मेजर कर सकते हैं। फिर आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या करता है? स्क्रू गेज का भी लिस्ट काउंट होता है, लेकिन उसका लिस्ट काउंट और ही ज्यादा छोटा होता है, मतलब 0.01 mm। ये देखो इतना mm। तो तीनों स्केल में आपको पता चल रहा है रिजोल्यूशन का फर्क है। तीनों में जो डिफरेंस है वो किसका है? रिजोल्यूशन का। तो सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन कौन सा स्केल का है? स्क्रू गेज। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजर कर रहे हैं लेंथ को। फिर उससे कम रिजोल्यूशन किसका है? ये वर्नियर कैलिपर्स का, क्योंकि ये 0.1 mm तक मेजर कर रहा है। एंड थर्ड इज मीटर स्केल। तो रिजोल्यूशन से एसोसिएटेड एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट एरर बोलते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन से एसोसिएटेड एरर है उसको लिस्ट काउंट एरर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेजर करना है किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ को, तो मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यू कौन प्रोवाइड करेगा? मीटर स्केल प्रोवाइड करेगा, इस वर्नियर कैलिपर्स प्रोवाइड करेगा, या फिर स्क्रू गेज? आपको बताना है तीनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू देगा लेंथ के लिए। तो आप बता सकते हैं कि ये स्क्रू गेज जो है वो काफी ज्यादा प्रिसाइज और बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू हमको प्रोवाइड करेगा, बिकॉज इसमें जो लिस्ट काउंट का रिजोल्यूशन है वो बहुत ही स्मॉल, ये काफी ज्यादा रिजॉल्व कर दे रहा है ना। हायर रिजोल्यूशन का स्केल है स्क्रू गेज, इज अ हायर रेजोल्यूशन स्केल, और हायर रेजोल्यूशन होने की वजह से, इसका रेजोल्यूशन हाई होने की वजह से क्या मिलता है? रीडिंग बहुत एक्यूरेट मिलता है। रिजोल्यूशन हाई होने का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक मेजर कर रहे हैं, है ना। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो मैग्नीट्यूड सबसे कम इसी का है ना। मैग्नीट्यूड में देखोगे तो इसका जो वैल्यू है वो बहुत कम है, लेकिन रिजोल्यूशन को देखोगे, अगर रिजोल्यूशन के बारे में बात करोगे तो ये जो वैल्यू है रिजोल्यूशन के टर्म पे काफी ज्यादा है।
यहां तक क्लियर है आपको? ठीक। तो ये हो गया एरर्स के टाइप्स, एरर को कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे मिनिमाइज करना है, और कुछ कुछ टाइप के एरर्स के बारे में अभी पढ़े हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, या मतलब एरर से रिलेटेड मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।